सो रेस्टोरेशन ड्रामा हमारा अगला पार्ट है। न्यू क्लासिकल एज में हमने जो कि उसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एज ऑफ ड्राइडन, एज ऑफ पोप एंड एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। तो एज ऑफ ड्राइडन में, जैसे हम रेस्टोरेशन एज भी कह रहे हैं, उसको हम इस वक्त स्टडी कर रहे हैं। उसके अंदर हमने लास्ट जो एक लेक्चर हमने किया है वो है पोइट्री के ऊपर, और पोइट्री में हमने एक ही पोइट को डिस्कस किया, वो ड्राइडन थे, क्योंकि वही रिमार्केबल सिग्निफिकेंट एक मेमोरेबल पोइट हैं। उनके उनकी स्किल से हम इनकार नहीं कर सकते। पर्सनैलिटी वाइज चले हम कंपेयर भी करें उनको मिल्टन के साथ, बहरहाल वो अपने वक्त के एक बहुत बड़े आथर हैं। इसी वजह से उनका नाम जो है, उनके नाम पे एज भी आती है। और अब हम देखते हैं न्यू ट्रेंड्स इन ड्रामा। तो ड्रामा जो है दरमियान में, जैसे आपने अभी पढ़ा है कि क्या हुआ उसके साथ, इन 1642 द थिएटर्स वर क्लोज्ड बाय द अथॉरिटी of the parliament, which was dominated by the Puritans, and so no good plays were written from 1642 till the restoration. Coming back of the restoration means, जैसे आप सब लोग आप जान चुके हैं इस चीज को, लेकिन जो उन लोगों के लिए जो इन स्लाइड्स को, इस लेक्चर को कभी पहली बार सुनेंगे, तो इसलिए मैं कुछ चीजों को भी रिपीट करता रहता हूँ। So restoration here means coming back of the monarchy in England with the accession of the Charles II to the throne, and in 1660 when the theatres were reopened. तो थिएटर जो हैं वो 42 में मुकम्मल तौर पर उन पर बैन कर दिया गया था। हमने ये भी लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, समझा है, प्यूरिटन एज को जब हम पढ़ रहे थे, कि उसमें काफ़ी सारे ड्रामेटिस्ट को भी हमने पढ़ा है जिन्हें याद करने में भी प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन उनका जो मेयार है, उनका जो स्टैंडर्ड है, उनकी जो सिग्निफिकेंस है, जो उनकी इंटेलेक्चुअल हाइट है, जब उसको हम कंपेयर करते हैं एलिजाबेथन एज से, तो हमें कम तर नजर आते हैं। और हम कह सकते हैं सेफली कि ड्रामा जो है वो डिक्लाइन का शिकार था। और ये जो डिक्लाइन है, ये अल्टीमेटली जो है वो फिर एक प्यूरिटन से जो कि डोमिनेट भी कर रहे थे, तो उन्होंने इस ड्रामा जो कल्चर था, बेसिकली वो फिजिकली वो ड्रामे के शायद इतना खिलाफ नहीं होंगे एज सच, वो एक लॉफ्टी ड्रामाज, अगर प्रिंसिपल ड्रामाज या थोड़े रिलीजियस ड्रामाज होते तो वो यकीनन इनकार ना करते। बल्कि थिएटर्स में जो कुछ होता था, वहाँ जो वल्गैरिटी होती थी, वहाँ जो हल्लड़बाजी होती थी, वहाँ जो लड़ाइयाँ हो जाती थी, एटलीस्ट प्यूरिटन्स का ये क्लेम जरूर है कि इन चीज़ों की वजह से। और फिर वहाँ पे थिएटर्स में क्या है कि जो है चीज़ों का मजाक उड़ाया जाता है, पावर्स का मजाक उड़ाया जाता है, तो इन चीज़ों से ज़ाहिर वो परेशान होते थे, और उन्होंने फाइनली थिएटर्स को एक वल्गर एक्टिविटी कंसिडर करते हुए इसे मुकम्मल तौर पे बैन कर दिया। थिएटर बंद हो गए, ड्रामाटिस्ट बेरोजगार हो गए, और कोई ड्रामा लिख ही नहीं रहा था, क्योंकि लोगों और ओवरऑल जो एनवायरनमेंट, आपको पता है सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो इंडिविजुअल की फेट को, आपको पता है, कंट्रोल करते हैं, इंडिविजुअल की थिंकिंग को भी कंट्रोल करता है। हमारे माशरे में भी आप देखते हैं ना, इर्द गिर्द लोग जिस तरह से सोच रहे हैं, असल में हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, सोशल कल्चरल स्ट्रक्चर जिनके हाथ में है, जिस तरह की वो चीजें चाहते हैं वही टीवी पे आती हैं, वही मीडिया में हमें नजर आती हैं, वही अखबारों में नजर आती हैं, वही आइडियाज, वही ख्याल जो है जिन पे वो बात करवाना चाहते हैं हमसे, वही हम उन पे बातें करते नजर आते हैं मोस्टली। आज तो सोशल मीडिया में कहीं कहीं फ्रीडम ली हुई है, लेकिन इस जिन को भी वो काबू करना चाह रहे हैं जल्द से जल्द। तो इससे क्या होता है कि आम आदमी वही कुछ सोचता है, वही कोई महसूस करता है, उन्हीं चीज़ों को लाइक करता है, जिस तरह का सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जिनके पास पावर होती है वो आइडियोलॉजीज क्रिएट कर लेते हैं, और वो उनको स्प्रेड करते हैं, और उस तरह की थिंकिंग को प्रमोट कर लेते हैं। तो इसी तरह उस वक्त भी हुआ, तो कि प्यूरिटन्स के पास पावर आ गई, उन्होंने स्ट्रक्चर को काबू किया, उन्होंने कल्चरल आइडियोलॉजीज जनरेट की, और माशरे के अंदर एक नई फजा पैदा हुई, और जिसको लेते हुए ड्रामा, क्योंकि वो डिसलाइक कर रहे थे, इसलिए टोटली ड्रामा जो है वो लोअर लेवल पे भी डिसलाइक होने लग गया, और अब लोग जो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे। सो ड्रामा इन इंग्लैंड आफ्टर 1660 कॉल्ड द रेस्टोरेशन ड्रामा। अब ड्रामा भी रिस्टोर होता है, क्योंकि जो ड्रामा या थिएटर, वो लोग जो बंद हो चुके थे, उनके बिजनेस भी खत्म हो चुके थे, और इस तरह की सारी एक्टिविटीज ब्लॉक हो गई थी, वो लोग एटलीस्ट मोनार्की के रिस्टोर होने से बहुत हैप्पी हुए, और उनको मौका मिला कि वो ड्रामा को भी रिस्टोर करें। So the drama in England after 1660, called the Restoration drama, showed entirely new trends on account of the long break with the past. अब पास से चूंकि क्रिटिकल एक ब्रेक भी आ गया था, बिल्कुल ही लिटरली एक ब्रेक आ गया था, ना सिर्फ इंटेलेक्चुअल ब्रेक था बल्कि फिजिकली थिएटर्स भी ब्लॉक थे। तो अब जो थिएटर दोबारा स्टार्ट होता है, तो उसमें कुछ नई चीजें आ जाती हैं। इस पर हमने सोशल एक बैकग्राउंड स्टडी किया है वैसे थोड़ा सा। So moreover, it was greatly affected by the spirit of the new age,
which was deficient in poetic feeling, imagination, and emotional approach to life, but laid emphasis on prose as the medium of expression and the intellectual, realistic, and critical approach to life and its problem. तो अब पुराना ट्रेंड खत्म हो गया था, अब न्यू ट्रेंड आ गया था, अब रियलिज्म आ गया था, प्रोज एज ए मीडियम आ गया था, इंटेलेक्चुअल जो है डिस्कशन और एनालिसिस स्टार्ट हो गया था, क्रिटिकल अप्रोच आ गई थी लाइफ की तरफ, और ये चीज़ें हमें रिफ्लेक्ट होती नज़र आती हैं। और ये हमने बाद में डिटेल से भी पढ़ा है कि ये सारी चीज़ें कैसे जो है वो मोनार्की जो है, जो रॉयल फैमिली, जो एरिस्टोक्रेटिक जो टेस्ट है वो इम्पोर्ट होता है फ्रांस से, ठीक है, और वहाँ से ये वो जो ट्रेंड्स हैं वो लेके आते हैं, और बादशाह जो है उसकी जो फैमिलीज हैं वो लोग चाहते हैं कि अब इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ भी करके दिखाई जाए, यहाँ पे भी हमें वही पोइट्री, वही ड्रामा, वही टेस्ट चाहिए। सो इसमें जो फेमस हुआ है वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है वो बहुत फेमस था। एज द कॉमन पीपल स्टिल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्यूरिटनिज्म हैड नो लव फॉर द थिएटर्स एंड द ड्रामाटिस्ट हैड टू केटर द टेस्ट टू द एरिस्टोक्रेटिक क्लास। तो एरिस्टोक्रेटिक क्लास वापस आ गई थी टोटली, जो एग्जाइल पे चली गई थी, जो जिनके पास दौलत थी, जिनके पास अब पावर थी, वो अब न्यू टेस्ट लेके आए थे और वही पैटर्न कर रहे थे आम आदमी के लिए। अब ड्रामाटिस्ट नहीं लिखेगा, अब ड्रामाटिस्ट वो लिख रहे थे उन लोगों के टेस्ट के मुताबिक जो फ्रांस से न्यू फैशन, न्यू टेस्ट, न्यू आइडियल्स और न्यू आइडियोलॉजीज लेके आ चुके हैं, विच वॉज हाईली फैशनेबल, फ्रिवलस, सिनिकल एंड सोफिस्टिकेटेड। ये जो क्लास थी, एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, हाईली, हमेशा आमतौर पे मोस्टली ये फैशनेबल ही होते हैं, फ्रिवलस ही होते हैं। अब ये उस जरा अपने टाइम से ज्यादा सिनिकल और सोफिस्टिकेटेड बने हुए थे। तो रिजल्ट क्या था? रिजल्ट वाज दैट अनलाइक द एलिजाबेथन ड्रामा व्हिच हैड ए मैस अपील, क्योंकि एलिजाबेथन ड्रामास को बिल्कुल आम लोग देखते थे और वो बहुत ज्यादा टिकट बिकते थे और आम लोगों के टेस्ट के मुताबिक फिर ड्रामे भी प्रोड्यूस किए जाते थे, क्योंकि वही ऐसे पैटर्न भी कर रहे होते थे। उनकी एक मैस अपील थी। शेक्सपियर जब लिखता था तो आम आदमी से वो एड्रेस करता था, अपने आइडियाज को शेयर करता था, तो उनके टेस्ट के मुताबिक, या आम आदमी को एजुकेट भी करता था अपने लिहाज से। हैड इट्स रूट्स इन द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल, उनके रूट्स जो है ना आम लोगों की, आम जिंदगी और आम लोगों के साथ टच में थे। एंड कुड बी लेजिटिमेटली कॉल्ड द नेशनल ड्रामा, हम कह सकते हैं सेफली कि पूरी नेशन इन्वॉल्व थी, तो हम इसे कहते हैं कि नेशनल ड्रामा था शेक्सपियर का ड्रामा। द रेस्टोरेशन ड्रामा हैड नन ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन रेस्टोरेशन ड्रामा में अब रूट्स नहीं है। ड्रामाटिस्ट को आम आदमी बिल्कुल ना तो पैटर्नाइज कर रहा है, ना ही वो टिकट बाय करता है, ना ही उसको शौक है, और उसके पीछे हम देखते हैं प्यूरिटन्स का जो कंट्रोल है, उन्होंने वो माइंड सेट चेंज कर दिया था लोगों का। सो इट्स अपील वाज कन्फाइंड टू द अपर स्टेट ऑफ द सोसाइटी। तो अब ये जो ड्रामा अब प्रोड्यूस होगा, यानी जिस एज में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो रेस्टोरेशन जो ड्रामा है वो ड्रामा रिस्टोर तो हो रहा था, ड्रामा लिखने वाले कुछ लोग अब सामने आ रहे वाले थे, और तो कोई आए या ना आए, हमारा ड्राइडन तो ज़ाहिर तैयार था। तो ये किसको हैप्पी करेगा? पैटर्न कौन करेगा? इसको पैसे कौन देगा? तो सिंपल सी बात है, वो मोनार्की देगी, वो एरिस्टोक्रेसी देगी, तो ड्रामा भी उन्हीं के टेस्ट के मुताबिक लिखा जाएगा। सो whose taste was aristocratic and among, और उनका टेस्ट हमने देखा ना, फैशनेबल, फ्रिवलस, सिनिकल और सोफिस्टिकेटेड थे, and among which the prevailing fashions and the etiquettes were foreign and extravagant। और दूसरा वो खुद जो है ना सारा कुछ ये नया टेस्ट डेवलप करके आ रहे थे फ्रांस से। द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द ड्रामा वाज द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इस एज में सबसे ज्यादा फेम हासिल किया वो कॉमेडीज ने किया, और वो खास तौर पे कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जो अपर क्लास के जो मैनर्स हैं, उनकी जो एफेक्टेशन है, उनके जो रवैये हैं, उनके ऊपर जो है वो ड्रामा बनाया गया, which portrayed the sophisticated life of the dominant class of society, its gaiety, its foppery, insolence and intrigue, उनकी जो आपस की होती थी। Thus the basis of the restoration drama was very narrow, एक नैरो सी, टाइनी सी एलीट थी, जिसको खुश करने के लिए या फिर उसी क्लास के ऊपर ड्रामे प्रोड्यूस किए जाते थे, वो अपने बारे में वो जानना चाहते थे, और उनके ऊपर बेस्ट ड्रामा वो कॉमेडी में हो सकता था, और कॉमेडीज ऐसी की, ये नहीं कि ट्रेजेडी हुई नहीं है, ये फेमस हम कह रहे हैं, ड्रामा में जो जॉनरा फेमस था वो कॉमेडी ऑफ मैनर था, और इसकी सारी वजह थी एरिस्टोक्रेटिक क्लास और उनका न्यू टेस्ट और फ्रांस का जो इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर। These new trends in the comedy are seen in Dryden's, ड्राइडन के जो काम है उसमें हमें ये नजर आते हैं, जैसे वाइल्ड, ड्राइडन का ये वर्क हमें अब याद रखने हैं, वाइल्ड कैलेंट, ठीक है, एथरेट्स एंड कॉमिकल रिवेंज और लव इन अ टब, इसके दो नाम हैं, और वाइकरलीज द कंट्री
वाइफ एंड द प्लेन डीलर। ये सारी इनकी कॉमेडीज हैं, कॉमेडी मैनर्स हैं, और इन्होंने फेम हासिल किया। और ड्राइडन ने जो है ये काम किया, हमें शायद इसका नाम भी यहाँ लिख देना चाहिए। ड्राइडन ने जो है वो ना सिर्फ ही वाज द लीडिंग पोइट बट ही वाज आल्सो द लीडिंग ड्रामेटिस्ट। शायद कॉन्ग्रीव से थोड़ा सा अच्छा इसका मुकाबला हो जाएगा, लेकिन पोइट्री में तो इसको कोई मुकाबला करने वाला भी नहीं जॉन ड्राइडन का। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स डोमिनेट कर रही थी, और ड्राइडन जो है वो काफ़ी सारी कॉमेडीज भी की हैं। और उसके अलावा हमारे पास नाम आता है विलियम कॉन्ग्रीव का, जो शायद वन ऑफ द बेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑन दैट एज, स्पेशली विलियम कॉन्ग्रीव 1670 to 1720, who wrote all his best plays. He was 30 years of age. तो काफी कह सकते हैं लैंग्वेज पर से कमांड थी, जीनियस था। His well-known comedies are Love for Love and The Way of the World. इसकी फेमस हैं, और भी इन्होंने लेकिन कुछ कॉमेडी की हैं, उसको भी हम मेंशन अभी कर लेते हैं। It is merely on the account of his remarkable style that the William Congreve is put at the head of the Restoration drama. No English dramatist has even written such fine prose for the stage as Congreve did. तो ड्रामा जो है वो न्यू मीडियम, आपको पता है, क्रिटिसिज्म और प्रोज आ चुका था। ही बैलेंस्ड पॉलिशेस एंड शार्पन सेंटेंसेस, फॉर्म पे ज्यादा इसने भी तवज्जो दी, मैनर्स को और कॉमेडी पर गया, कॉमेडी ऑफ मैनर पर गया। एज द प्लेस ऑफ द कांग्रेस रिफ्लेक्ट द फैशंस एंड द फाइबल्स ऑफ द अपर क्लासेस, और इसने भी बिल्कुल उसी टेस्ट के मुताबिक जो ड्राइडन ये उस टाइम की डिमांड थी वो था फैशन एंड द फाइबल्स ऑफ द अपर क्लासेस, whose moral standards had become lax. अपर क्लासेस में अक्सर मॉरल स्टैंडर्ड इतने अच्छे नहीं होते। दे डू नॉट हैव ए यूनिवर्सल अपील बट अ सोशल डॉक्यूमेंट, देयर वैल्यू इज वेरी ग्रेट। कि किस तरह उन्होंने अपने टाइम को हम ड्रामे को इनको कह सकते हैं कि सोशल डॉक्यूमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनमें हमें क्रोनोटॉप मिलता है, अपने टाइम और प्लेस के मुताबिक इन्होंने जो वैल्यूज हैं उनको अपने ड्रामा में रखा। तो विलियम कॉन्ग्रीव की लव फॉर लव एंड वे ऑफ द वर्ल्ड ज्यादा फेमस इनके वर्क। उसके अलावा इस टाइम पे हेरोइक ट्रेजेडी भी लिखी गई। द ट्रेजेडी द रेस्टोरेशन पीरियड स्पेशलाइज्ड इन द हेरोइक ट्रेजेडी व्हिच डेल्ट विद द थीम्स ऑफ द एपिक मैग्नीट्यूड, और ये तजुर्बा भी हमारे यकीनन ड्राइडन ने करना है। द हीरोज एंड द हेरोइन्स पोजेस्ड सुपर ह्यूमन क्वालिटीज, इस वजह से इन्हें हमें हेरोइक ट्रेजेडीज कहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जायगेंटिक किस्म के सुपर हीरोज लिए गए। एंड द पर्पस ऑफ दिस ट्रेजेडी वाज डायडैक्टिक, to inculcate virtues in the shape of the bravery and the conjugal love. तो पर्पस इनका डायडैक्टिक होता था, जो लोगों को कुछ ना कुछ सिखाना होता था, उनकी तरबियत करना होता था। तो मैंने डायडैक्टिक किस्म का वर्क कहेंगे, हेरोइक ट्रेजेडी कहेंगे। हेरोइक कपलेट का इसमें इस्तेमाल भी किया गया। इट वाज रिटन इन द हेरोइक कपलेट्स इन अकॉर्डिंस विद द हेरोइक कन्वेंशन ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रांस, और बिल्कुल ये फ्रेंच मॉडल को इन्होंने फॉलो किया। फ्रांस में जिस तरह के हेरोइक कपलेट पर हेरोइक ट्रेजेडीज की जा रही थी, उसी मॉडल को अडॉप्ट करते हुए हेरोइक ट्रेजेडी भी लिखी गई। तो ड्राइडन का क्या इसमें रोल है? इन द चीफ प्रोटैगनिस्ट एंड द राइटर ऑफ द हेरोइक ट्रेजेडी वाज ड्राइडन। तो मैंने जैसे पहले बताया कि पहला तजुर्बा, सबसे बड़ा तजुर्बा जो हमारे ड्राइडन ही करेंगे। सो अंडर हिज लीडरशिप द हेरोइक ट्रेजेडी डोमिनेटेड द स्टेज फ्रॉम 1660 to 1678. His first experiment in this time of the drama was his play Tyrannic Love and in the Conquest of the Granada, और उसके बाद इनका जो प्ले आता है वो है औरंगजेब, जो इंडियन किंग थे उनके ऊपर। The prologue to this play he admitted the superiority of the Shakespeare. इसके प्रोलॉग में औरंगजेब का प्ले जब लिखा तो उसके प्रोलॉग में वो एडमिट करते हैं कि शेक्सपियर के साथ जब वो अपने आप को कंपेयर करते हैं तो वो एडमिट करते हैं कि शेक्सपियर वाज सुपीरियर राइटर, उनका मेथड सुपीरियर था, एंड हिज ओन weariness in using the heroic couplet which is unfit to describe human passion, और एक्सेप्ट करते हैं कि हेरोइक कपलेट और हेरोइक ट्रेजेडी मैंने प्रोड्यूस की हैं तो उस तरह से मैं फुलफिल नहीं कर सकता, ये उस तरह से पैशन को रिप्रेजेंट करने में मैं थोड़ा सा नाकाम रहा। सो इमिटेशन ऑफ शेक्सपियर का इन्होंने फैसला किया अपनी बाद की लाइफ में। ड्राइडन्स अल्टर्ड एटीट्यूड इज सीन मोर क्लियरली इन हिज नेक्स्ट प्ले ऑल फॉर लव, इन्होंने प्ले लिखा है। Thus he writes in the preface, in my style I have professed to imitate Shakespeare. तो अब उन्होंने कहा कि मैं तो भाई अब शेक्सपियर को फॉलो करूंगा, वो जो फ्रेंच मॉडल थे मैंने उनको फॉलो किया है, तो इसमें मुझे इतनी कामयाबी नहीं मिली है, वो सेटिस्फाइड नहीं थे खुद से। So his shift is ground from the
typical heroic tragedy in his play drops rhyme and the question the validity of the unities of the time, place and action in the condition of the English stage. तो वो जो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस और एक्शन और हेरोइक ट्रेजेडी वो क्रिएट कर रहे थे फ्रेंच मॉडल, क्लासिकल मॉडल को जो फॉलो कर रहे थे, स्पेशली फ्रेंच स्टाइल को, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया और इमिटेट किया, फाइनली जाके इमिटेट किया ऑल फॉर लव के अंदर शेक्सपियर को. He also gives up the literary rules observed by the French dramatist and follow the laws of the drama formulated by the great dramatist of England. Another important way in which Dryden turns himself away from the conventions of the heroic tragedy is that he does not give a happy ending to this play. फिर एक नेक्स्ट इन्होंने स्टेप ये लिया, वो भी इन्होंने जो कन्वेंशन थे उस टाइम के फ्रेंच स्टाइल था उससे डिविएट किया और अपनी आखिरी ट्रेजेडी ऑल फॉर लव में ना सिर्फ शेक्सपियर को इमिटेट किया बल्कि शेक्सपियर की तरह एंड पर जो है वो ट्रेजिक एंडिंग भी दी, प्रॉपर ट्रेजिक एंडिंग जो है शेक्सपियर के, आपको पता है ट्रेजेडीज के अंदर जो है वो अक्सर आपको एंड पे ऊपर लाशें बिखरी नजर आती हैं, चाहे वो हैमलेट का एंड हो, किंग लियर का एंड हो, ठीक है, मैकबेथ का एंड हो, तो ब्लड, डेथ और डिस्ट्रक्शन जो है एंड पे होती है शेक्सपियर की ट्रेजेडीज के अंदर. तो ऑल फॉर लव जो है इसमें फाइनली भी शेक्सपियर को इमिटेट करते हैं. तो इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं. बिल्कुल हमारे पास सिर्फ जैसे पोइट्री में हमारे पास एक ही आथर थे, तो जब हम ड्रामा की तरफ मूव करते हैं तो हम एज ऑफ ड्राइडन के अंदर देखते हैं ड्रामा. तो उस ड्रामे में हमने अभी क्या पढ़ा है, सिर्फ दो बड़े आथर हमने देखते हैं, विलियम कॉन्ग्रीव हैं और जॉन ड्राइडन हैं. उसके अलावा हम रिव्यू में हम अगर देखें तो हमें देखा कि थिएटर क्लोज हो गए थे, लोगों का जो टेस्ट चेंज हो गया था, सोशो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है आपको पता है वो इंडिविजुअल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, उनके इमोशन, उनकी सोच को भी कंट्रोल करते हैं लोग. तो नीचे जो है वो थिंकिंग है वो चेंज हुई, लेकिन वो थिंकिंग फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता उसे बदलना था. जब मोनार्की रिप्लेस हुई तो थिएटर दोबारा से ओपन हुए, लेकिन अब थिएटर जो है उनके साथ नया ट्रेंड आ गया था. उन्होंने फ्रेंच को अपना मॉडल बनाया क्योंकि मोनार्की और रॉयल्टी और एरिस्टोक्रेटिक क्लास जो एग्जाइल में थी फ्रांस के अंदर वो वहीं से वापस आ गए थे. उन्होंने नए टेस्ट, नए फैशन और नई सोफिस्टिकेशन लेके आए थे. सो अब कॉमेडी ऑफ मैनर जो है वो प्रोड्यूस की गई उनके टेस्ट के मुताबिक. और जॉन ड्राइडन के हमने कुछ प्लेस को देखा है, कॉमेडीज को देखा है, वाइल्ड कैलेंट को देखा, एथरेट्स एंड द कॉमिकल रिवेंज और द लव इन द टब और वाइकरलेस कंट्री वाइफ एंड द प्लेन टीलर. उसके बाद हमने देखा विलियम कॉन्ग्रीव को, हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आथर हैं, ड्रामाटिस्ट हैं, और उनमें हमने देखा कि लव एंड द वे ऑफ द वर्ल्ड इनके फेमस वर्क्स हैं. और इन्होंने भी वही फैशन और फाइबर्स ऑफ द अपर क्लास जो है वो उनको दिखाया, कॉमेडी ऑफ मैनर थी. उसके अलावा हेरोइक ट्रेजेडी इस जमाने में लिखी गई और उसमें जो एक एपिक स्टाइल में जायगेंटिक कैरेक्टर और सुपर ह्यूमन टाइप क्वालिटीज के कैरेक्टर प्रेजेंट होते थे, पर्पस डायडेक्टिसिज्म था. और ये भी फ्रेंच मॉडल को कॉपी किया जा रहा था इसके अंदर भी. और जिसमें हम देखते हैं कि ड्राइडन ने इस मॉडल को प्रैक्टिस किया ट्रेनिक लव, कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा और औरंगजेब प्ले के अंदर. लेकिन औरंगजेब प्ले के बाद इन्होंने सोचा कि वो शेक्सपियर के साथ खुद को कंपेयर करते हैं. हाल तो बहुत बड़े आथर हैं, ड्राइडन भी इंटेलेक्चुअल थे लेकिन ज़ाहिर इनमें खामियां भी थी. तो वो समझते हैं कि वो उन्होंने उस तरह के प्ले प्रोड्यूस नहीं किया. तो ऑल फॉर लव जो है लास्ट प्ले उनका, उन्होंने यहाँ पे शेक्सपियरियन मॉडल को फॉलो करते हुए एक और एंडिंग भी उसी स्टाइल से की और उस मॉडल को बिल आखिरी अपनाया और इमिटेट कर किया शेक्सपियर को. तो दिस इज एंड ऑफ दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर. हाँ, रिकॉर्डिंग भी हमने दोबारा इसलिए ऑन करी है. तो ये मैंने एक दो प्ले ऐड कर दिए. विलियम कॉन्ग्रीव की इन्होंने ट्रेजेडी पे भी एक्सपेरिमेंट किया था, वो शायद मुझे ऐड करना नहीं याद रहा. द मॉर्निंग ब्राइड तो इतने सक्सेसफुल नहीं थे, इनकी कॉमेडी ज्यादा सक्सेसफुल है. लव फॉर लव, वे ऑफ द वर्ल्ड, द ओल्ड बैचलर एंड द डबल डीलर. तो ये कुछ नाम चले आप साथ याद रख लीजिएगा. हेरोइक उसके अलावा हमने ट्रेजेडी की भी बात की है. अच्छा, जो पार्टिकुलर क्वेश्चन आपका आ रहा है वो उसको तरफ चलते हैं. द कॉमेडी ऑफ मैनर की जहां तक बात है, हाँ, ये इसमें ये जॉनरा यहाँ पे फेमस था ड्रामा के अंदर. सब जॉनरा अगर ड्रामा में हम जाए तो वो फेमस था कॉमेडी ऑफ मैनर्स,
क्योंकि अपर क्लास के टेस्ट के मुताबिक ड्रामा लिखे गए थे। इसके पीछे भी सोशल पॉलिटिकल रीजन है, क्योंकि पैटर्न कर रही थी सर इससे पीछे वाली स्लाइड है, उसमें 3 राइटर्स हैं, सिर्फ वो वाली स्लाइड मिस है। सर ये मतलब कि मैंने यहाँ ये से नहीं हमारे सुना, हमने पढ़ा न्यू ये ट्रेंड्स और यहाँ पे कॉमेडी ना। ऑफ मैनर हमने पढ़ी, और मैनर और अपर क्लास के जो मैनर है, उनके अफेक्टेड जो स्टाइल है, उनके सोफिस्टिकेशन, सर ये सिनिसिज्म। जॉन ड्राइडन इस पे लिखा है, स्लाइड नंबर 5 है आई थिंक। जॉन ड्राइडन ने ये कॉमेडीज लिखी हैं, कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो हैं, ये हमने पढ़ी थी। यहाँ इसकी बात कर रहे हैं। यस सर ये राइटर्स हैं या कॉमेडीज हैं? ये ड्रामाज हैं, ड्रामाज। राइटर तो ऊपर है ना। अच्छा अच्छा, सही है सही है, यही मिस हो रहा था। उसके अलावा हमने फिर साथ पढ़ा कॉन्ग्रीव को। कॉन्ग्रीव के कुछ ड्रामाज हैं, उनकी कॉमेडी और ट्रेजेडीज हैं। ड्राइडन के हमने वर्क को कॉमेडीज अलग रखी हैं, और फिर हमने उसकी हेरोइक ट्रेजेडीज की बात की। और ट्रेजेडी जो है वो भी हमने देखा कि किस तरह और इनकी एक ट्रेजेडी औरंगजेब भी है, ये भी याद रखिएगा, इंडियन किंग के ऊपर है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हो सकता है ये। सर यही कहा जाता है ना, ये किंग औरंगजेब पे ही है। उन्हीं के ऊपर है। हेरोइक एक जाइगेंटिक कैरेक्टर के तौर पे प्रेजेंट किया ना। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रनाडा भी है, और टर्निक लव, तो ये नहीं एक्सपेरिमेंट है। और आखिरी जो है ना, ऑल फॉर लव, यहाँ पे इन्होंने फ्रेंच मॉडल को रिप्लेस किया इमिटेशन ऑफ शेक्सपियर से। ठीक है, ये खास बात हम यहाँ पे होगी थी। आज का आप क्या ऐड कर रही थी? सर दैट मीन्स कि उस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आ चुकी थी, और उनका जो यहाँ पर इंटरेक्शन था वो इतना स्टार्ट हो चुका था कि वो एक मुस्लिम रूलर पर प्ले लिख रहे हैं। हाँ, उनको कहते हैं उनके पास इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उन्होंने जो अब इस पे डिटेल में अगर आप पढ़े ना, तो औरंगजेब को उन्होंने उस तरह से नहीं प्रेजेंट किया सही हिस्टोरिकल फिगर के तौर पे। सुनी सुनाई इन्फॉर्मेशन थी उनके पास। सर इसमें बस ये दो प्ले राइट्स ही हैं, विलियम इसमें कॉन्ग्रीव आपको और बड़ी ड्राइडन। आसानी है। पोएट में आपने देखा कोई और पोएट है ही नहीं रिमार्केबल जो इस एज के अंदर आगे आ रहे हैं। पोएट कम्प्लेक्स आएगा थोड़ा सा। रेस्टोरेशन एज बहुत इजी है अपने आप में ना। राइटर भी बहुत कम है। ड्राइडन ही ड्राइडन है, हर तरफ ड्राइडन है। पोएट भी यही है, प्रोज राइटर भी यही है। अभी हम प्रोज एज पार्ट अभी रहता है कहते हैं, तो वो उसको भी पढ़ लें। क्या सजेस्ट करते हैं? सर फिर ये खत्म हो जाएगी, पढ़ लेते हैं। सर कर लें, अभी कर लें। तो Yes, जस्ट sir. एक और, उसमें भी ड्राइडन ही होगा। हाँ जी, ड्राइडन से आप नहीं बच सकते। वो अपनी एज का सबसे डोमिनेंट करेक्टर है। वो एक पर्सनालिटी नहीं, एक करेक्टर बन गया हमारे लिए। कि पोएट भी सबसे बड़ा वो है। सर मैं आज सोच रही थी कि ये जो डॉक्टर जॉनसन है, इन्होंने बड़ा लोगों के बारे में बड़ा कुछ कहा है। वो आगे आ रहे हैं, तीसरी एज उन्हीं की है। ये जो हम कहते हैं सर ना, इन लोगों ने दूसरों के बारे में कुछ ना कुछ कहा है, वो एक्चुअली एक क्रिटिकल वर्क लिखते हैं ना। लिखने वाले लोग ज्यादा फिर फेमस हो जाते हैं। कई आर्टिस्टिक जो वर्क्स हैं, फॉर एग्जांपल जो ड्रामाटिस्ट थे प्यूरिटन एज के, जो ज्यादा नाम नहीं बना सके, उनके ड्रामे अब नहीं चले, तो वो खत्म हो गए उनका नाम भी। अब बस हिस्ट्री के किसी बुक में गुमनाम पेज पे रह गए हैं। लेकिन ये जो क्रिटिसिज्म वगैरह लिखते हैं, जैसे एरिस्टोटल ने पोएटिक्स लिखी, या सिडनी ने अपॉलॉजी फॉर पोएट्री लिखी है, ड्राइडन का भी वर्क है इस तरह से, और इस तरह आगे जाके डॉक्टर जॉनसन ने क्रिटिसिज्म किया है, तो इनका वर्क फिर वो लोग कोट करते रहते हैं लोग, जिसकी वजह से सर हम कहते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ कहा। असल में वो उससे पहले कुछ कहा नहीं जा रहा था ना, इंडिविजुअल ऑथर के ऊपर कोई क्रिटिसिज्म ही नहीं हो रहा था। सर ये हेरिक ट्रेजेडी में हमने बात की थी कि देयर पर्पस वाज देयर पर्पस इज डाइडैक्टिक। तो सर दे वर टीचिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग, यही इसके मीनिंग्स लेंगे।
डायडेक्टिक वही होता है जी जी। इनके वर्क्स जो है ना वो प्योर इमोशनल या फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग या स्पिरिचुअल डेप्थ की एक्सप्लोरेशन नहीं थे, बल्कि जितना भी क्लासिकल वर्क होता है वो डायडेक्टिक होता है। ये स्टेरिकल वर्क हैं, ये भी तो डायडेक्टिक है। जी ये हमेशा ही सिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर सर। ये ड्राइडन ने जैसे विलियम शेक्सपियर से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन ली थी, हम्म। तो सर ये फिर बाद इन्होंने में ली बेन थी, जॉनसन से भी लिखी शुरू ना? में नहीं थे, शुरू में वे किसी और से इंस्पायर थे। जी सर। सर ये फिर इन्होंने बेन जॉनसन के बारे में भी कहा था ना, द मोस्ट लर्न्ड एंड जुडिशियस राइटर विच एनी थिएटर एवर हैड। तो क्रिटिसिज्म कॉमेडीज में के था। हवाले से तो बेन फेमस थे, तो यकीनन फिर उन्होंने कॉमेडीज के लिए उनसे भी इंस्पिरेशन ली होगी। कॉमेडीज क्लासिकल इन्होंने मॉडल पे की हैं, फ्रेंच मॉडल पे की, बेन जॉनसन को एग्जैक्टली फॉलो नहीं की। जॉन ड्राइडन के कोलैबोरेशन में भी एक प्ले है, अगर वो भी कहते हैं तो ऐड कर लेते हैं, क्योंकि राइटर तो हमने ज्यादा लिखे भी नहीं है। कोलैबोरेशन वाला प्ले मैंने नहीं लिखा जो उन्होंने कोलैबोरेशन में किया था, क्योंकि हमारे खित्ते से थोड़ा ताल्लुक रखते हैं, द इंडियन क्वीन के नाम से है वो। सर कोलैबोरेशन किन के साथ थी? ये रॉबर्ट हावर्ड के साथ थी, कोई उस इतने फेमस राइटर नहीं अपने टाइम के वो, लेकिन जी सर। ड्राइडन की वजह से वो अब नाम उनका भी बच गया। द इंडियन क्वीन कहते हैं, तो ऐड कर लेते हैं इसका नाम भी साथ हम। सर ऐड कर दें। यहाँ जी बोले बेटा। सर जी, वो जो ड्रामा था ना एक, द ट्रेजेडी ऑफ स्पेनिश ट्रेजेडी, हाँ जी हाँ जी। वो भी कोलैबोरेशन वर्क है। अब मुझे इसका सैकवेल का जो ड्रामा है, उसका राइटर जो सैकवेल है। स्पेनिश ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं, वो किड का नहीं है? सॉरी टॉम- सर सर वो जी, तो गॉर्बेटिक। थॉमस किड का है। वो तो सॉरी, हाँ कोलैबोरेटेड वर्क है, बिल्कुल। गॉर्बेटिक। नॉर्टन और सैकविल दोनों ने लिखा था। जी सर जी। सर थॉमस किड ने नहीं लिखा स्पेनिश ट्रेजेडी? हाँ वो तो किड ने लिखी है। मैं गॉर्बेटिक की बात कर रहा हूँ। गॉर्बेटिक जो है ना वो। हाँ ठीक। मैंने ये ऐड कर दिया, एक सेव कर देता हूँ, ये बाद में स्लाइड्स में आ जाएगा आपके, ठीक है। द इंडियन क्वीन जो है, क्योंकि इंडिया का सर नाम है द तो ऐसा ना इंडियन होगा एम्परर भी सवाल था ना? हम्म। जी सर। सर द इंडियन एम्परर ये भी ड्राइडन का एक वर्क था। जी जी, औरंगजेब भी होगा वो, द इंडियन एम्परर। सर वो औरंगजेब से डिफरेंट है। औरंगजेब तो उसका तो नेम ही यही है ना। द इंडियन एम्परर और इसका आगे कोई और नेम था फर्दर। द इंडियन एम्परर चेक करते हैं इसको। ड्राइडन का बिल्कुल है। द इंडियन, ये इंडिया, ये वाला इंडिया नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। और द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैक्सिको, ये सीक्वल है इंडियन क्वीन का, ठीक है। इसका मतलब ये भी वही इंडियन है। बात समझ आई? इंडियन यस सर। एम्परर इसी प्ले का सीक्वल है, बेसिकली यही प्ले है। सर फिर ये इंडियन जो क्वीन है ये हम ये इसी भी